हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हिंदी कक्षा 12 की हिंदी में इनकी एक कविता दी हुई है जिसका नाम है महत्ता। और जब कवि की कविता हो तो हमें उनका जीवन परिचय याद रखना भी आवश्यक हो जाता है। मध्य प्रदेश बोर्ड की वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षा में 2009, 2012, 2015 और 19 में इनका जीवन परिचय पूछा गया है। तो हो सकता है कि आने जो आपकी परीक्षाएं हों वार्षिक परीक्षा, उसमें भी इनका जीवन परिचय आ जाए। वैसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो उन सभी कैंडिडेट के लिए मैथिली शरण गुप्त की संपूर्ण जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ हम जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जन्म है, साहित्य में स्थान, भाव पक्ष, कला पक्ष आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे। अपने साहित्य से राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले महान कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी में। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। वह वैष्णव होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। गुप्त जी को कविता के संस्कार अपने पिता से ही प्राप्त हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में ही हुई। बाद में वे 9वीं कक्षा तक झांसी में पढ़े। स्कूली शिक्षा में मन न लगने के कारण उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और घर पर ही स्वाध्याय किया। कहने का अर्थ है कि मैथिली शरण गुप्त कक्षा 9वीं तक ही स्कूल में पढ़े। इसके बाद से उन्होंने घर पर ही अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ समय बाद गुप्त जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए। द्विवेदी जी की प्रेरणा से उनके मन मानस में कवि का स्फुरण हुआ। यानी कि जब मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए, तब से ही उनके मन में कवि की जो है भाव या कवि का बीज डला। पहले उनकी रचनाएं सरस्वती में छपती थी। 1923 में गुप्त जी की भारत भारती नामक काव्य कृति प्रकाशित हुई, जिसने उन्हें साहित्य जगत में प्रसिद्धि दी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो है भारत भारती की रचना करने के बाद ही इन्हें दद्दा, मैथिली शरण गुप्त का नाम दद्दा और इसके अलावा राष्ट्र कवि आदि नामों से जाना जाता है। सन 1952 में से 1964 तक राज्यसभा में मनोनीत सदस्य रहे। गुप्त जी को भारत का राष्ट्र कवि होने का गौरव प्राप्त रहा। सन 1964 में हिंदी के इस महान कवि का स्वर्गवास हो गया। तो इतना आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और इनके पिता का क्या नाम था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव चिरगांव में ही हुई। इतना आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आए, तब से ही उन्हें क्या कवि होने का एहसास हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि मैं कविताएं लिखूं, है ना। इसके आगे आपको इनकी मृत्यु कब हुई ये भी आपको याद रखना है। यदि आपको ये याद हो कि 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे, यदि सन ना भी हो तो भी आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने राज्यसभा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया या राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अब हम देख लेते हैं साहित्य सेवा। मैथिली शरण गुप्त ने अपने साहित्य में राष्ट्रीय चेतना जागृत की। उन्होंने भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सद्भाव, सौजन्य व सौहार्द विकसित करने के लिए आजीवन साहित्य रचना की। उनका काव्य राम भक्ति व राष्ट्र भक्ति का अनूठा संगम है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं जो है ऐतिहासिक रचनाएं रहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचनाएं रहीं, जो कि राम काव्य पर आधारित हैं। जैसे उनकी एक रचना है साकेत, तो वह राम काव्य पर आधारित है। इसके अलावा जो भारत भारती है वो कैसी है, राष्ट्र भक्ति का अनूठा संगम है उस रचना में। अब हम देख लेते हैं साहित्य सेवा। तो उन्होंने बहुत ही
तन्मयता के साथ की, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो गुप्त जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में प्रबंध काव्य की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि प्रबंध काव्य किसे कहते हैं और मुक्तक काव्य क्या है, तो आप लोग देख लीजिए। तो गुप्त जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे। उनकी रचनाओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे 4 भाग कौन कौन से हुए? एक तो हो गया खंड काव्य, दूसरा हो गया महाकाव्य, गीति काव्य और गीति नाट्य। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी की कुछ रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। गुप्त जी की मौलिक रचनाएं निम्न हैं, तो ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। मौलिक का मतलब होता है जो स्वयं उन्होंने खुद ही लिखी हैं, स्वयं उनकी ही लिखी स्वरचित उनकी रचनाएं हैं, उनको मौलिक रचनाएं बोलते हैं। तो नंबर 1 पर क्या है? रंग में भंग, जयद्रथ वध, पद्य प्रबंध, भारत भारती, शकुंतला, तिलोत्तमा, चंद्रहास, पंचवटी, स्वदेश संगीत, हिंदू शैरांध्री, वन वैभव, गुरुकुल, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धिराज, मंगल घट, नहुस, कुणाल, गीत, अर्जुन, विसर्जन, काबा और करबला, विश्ववेदना, अजित, प्रदक्षिणा, पृथ्वीपुत्र, हिडिंबा, अंजुलि और अग्र, जय भारत, युद्ध और शांति और विष्णुप्रिया। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो कक्षा 12 के जो स्टूडेंट हैं तो उनमें इतनी रचनाओं में से आप 5-6 रचनाएं तो याद कर ही लीजिए। अब हम देखते हैं साकेत महाकाव्य है, यशोधरा, द्वापर, विष्णुप्रिया, पंचवटी तथा भारत भारती उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। साकेत महाकाव्य है, यशोधरा उनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहे हैं तो वो आपको याद रखने हैं। भाव पक्ष में हम देखेंगे भारतीय संस्कृति के पक्षधर। कहने का अर्थ है कि मैथिली शरण गुप्त जो है भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे। अब एक यदि हम कहें तो कट्टर संस्कृतिवादी कवि थे। प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति उनका अनुराग और आस्था असीम है। असीम का क्या मतलब होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो उसको असीम बोलते हैं। उनकी अधिकांश रचनाएं अतीतकालीन सभ्यता और संस्कृति का गौरव लिए हुए हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम चित्रों से उनके काव्य भरे पड़े हैं। दूसरे नंबर पर हम क्या देखेंगे? राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति। तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं प्राचीन भारतीय संस्कृति के गहन आस्था रखने के साथ साथ गुप्त जी का हृदय राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। उनके समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। भारतीय अपने प्राचीन गौरवशाली जो आदर्शों को भूलते जा रहे थे। अपनी भारत भारती में वह भारतीयों का आवाहन करते हैं और क्या कहते हैं? ये पंक्तियाँ जो हैं किसकी हैं? भारत भारती की हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर इस समस्याएं सभी। तो इनकी ये पंक्तियाँ भारत भारती की हैं। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे राम की अनन्य भक्ति। तो गुप्त जी सगुण उपासक वैष्णव कवि हैं। अन्य धर्मों के प्रति समुचित आदर रखते हुए वह राम के भी अनन्य भक्त थे। काव्यों में उन्होंने मंगलाचरण के रूप में राम की स्तुति की। कृष्ण चरित्र पर केंद्रित द्वापर में वह इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं, धनुर्बाण या वेणु लो श्याम रूप के संग, मुझ पर चढ़ने से रहा राम दूसरा रंग। अगला है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो भारतीय संस्कृति मानवतावादी है। उनकी दृष्टि में संपूर्ण संसार एक कुटुंब के समान है, ऐसा मैथिली शरण गुप्त मानते थे। गुप्त जी पूर्णतः मानवतावादी हैं। विश्व प्रेम एवं लोक सेवा के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य को इसी विचारधारा में व्यक्त किया है। गांधीवादी दृष्टिकोण। तो गुप्त जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे। गुप्त जी जो मैथिली शरण गुप्त थे, महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाए तो उनसे भी जुड़े रहे, अतः उन पर गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। उनके काव्य में अहिंसा, सत्य, राष्ट्र प्रेम,
मानव सुधार, हरिजनोद्धार, स्वदेशी से संबंधित जो दृष्टिकोण मिलता है वह अधिकतर जो है गांधी जी के विचारों से ही प्रेरित है। नारी के प्रति सम्मान, तो गुप्त जी के हृदय में नारी के प्रति आदर का भाव है। उनकी वर्तमान करुण आस्था के प्रति गहरी करुणा का भाव है। भारतीय समाज में नारी की स्थिति अत्यंत दयनीय है। गुप्त जी का हृदय भारतीय नारी की दयनीय अवस्था पर अत्यंत दुखी होता है और लिखते हैं गुप्त जी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अगला हम देखते हैं समन्वयवाद के पक्षधर, तो गुप्त जी को प्रायः समन्वयवादी कवि कहा जाता है। उनके काव्य में अतीत और वर्तमान, सगुण और निर्गुण, भक्ति और ज्ञान, सत और असत, व्यक्ति और समाज, धर्म और कर्म आदि जीवन के विभिन्न विरोधी पक्षों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। रामचंद्र शुक्ल ने उनके बारे में लिखा है कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। सब प्रकार उच्चता से प्रभावित होने वाला हृदय उन्हें प्राप्त है। प्राचीन के प्रति पूज्य और नवीन के प्रति उत्साह इनमें दिखाई देता है। तो आप लोग जो कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए जैसे यहाँ पर 7 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसमें से आप 4 या 5 ही याद कर लीजिए, उसमें कोई कठिन नहीं है। जैसे मैथिली शरण गुप्त कैसे थे, गांधीवादी दृष्टिकोण था, मतलब उनका जो सोच, उनकी नज़रिया कैसा था, गांधीवादी, नारी के प्रति यानी कि महिलाओं के प्रति वो सम्मान करते थे। समन्वयवाद के पक्षधर थे। समन्वयवाद यानी कि सभी को साथ लेकर चलने वाले। अब हम कला पक्ष देखते हैं, तो कला पक्ष में आपको भाषा, अलंकार और छंद योजना विशेष रूप से याद रखना है। तो सबसे नंबर 1 पर हम देख लेते हैं पहले भाषा। गुप्त जी की काव्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी थी। तो ये आपको सबसे पहले याद रखना है कि गुप्त जी की भाषा कैसी थी, खड़ी बोली हिंदी थी। उनकी भाषा शुद्ध और परिमार्जित हिंदी है जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है, लेकिन भाषा क्लिष्ट नहीं होने पाई है। क्लिष्ट मतलब पढ़ने में हमें कठिनाई या कठिन नहीं लगती है। यथास्थान मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। सौंदर्य और सजीवता के साथ साथ उनकी भाषा में मधुर, ओज और प्रसाद गुणों का समावेश भी मिलता है। 3 गुण होते हैं ना हिंदी में, मधुर, ओज और प्रसाद गुण, तो तीनों गुण इनमें मिलते हैं। नंबर 2 पर है अलंकार योजना। गुप्त जी के काव्य में शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों ही प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है। प्राचीन अलंकारों के साथ साथ उन्होंने मानवीकरण, विश्लेषण, विपर्याय और ध्यानार्थ, व्यंजना जैसे पाश्चात्य अलंकारों को भी अपनाया। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, विभावना, संदेह आदि अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। छंद योजना, तो गुप्त जी के काव्य में छंद विधान में पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। दोहा, सवैया, छप्पा, घना, छरी, सखरणी, द्रुत, विलंबित, मालिनी आदि अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। रस योजना, तो गुप्त जी के काव्य में श्रृंगार, करुण और वीर वात्सल्य रसों की अधिकता दिखाई देती है। अब हम देख लेते हैं शैली। तो गुप्त जी ने अपने काव्य में मुख्यतः भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इसी शैली के अंतर्गत उनके काव्य में विचारात्मक, आत्मकथात्मक, आत्माभिव्यंजक, सूक्ति आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। अंतिम में हम देखते हैं साहित्य में स्थान। तो गुप्त जी को साहित्यिक और राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर पर्याप्त सम्मान मिला है। अपने जीवन काल में वह अनेक उपाधियों और पारितोषिक आदि से विभूषित किए गए। आगरा विश्वविद्यालय में उन्होंने D.Litt की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया। वे सन 1952 से 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। तो ये तो हुई मैथिली शरण गुप्त के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।